साल था 2000। एनरॉन दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी थी। फॉर्च्यून मैगजीन ने इसे लगातार 6 साल अमेरिका की सबसे इनोवेटिव कंपनी का टाइटल दिया। इन्वेस्टर्स इसकी पूजा करते थे। एम्प्लॉइज अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स इसमें लगा चुके थे। और फिर सिर्फ 24 दिनों में ये कंपनी धूल में मिल गई। $74 बिलियन की मार्केट वैल्यू। जीरो। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड की। और इसका अंत इतना डार्क था कि इसके बाद अकाउंटिंग इंडस्ट्री के रूल्स हमेशा के लिए बदल गए। 1985 में केनेथ ले ने 2 गैस पाइपलाइन कंपनियों को मर्ज करके एनरॉन बनाया। शुरुआत में ये सिंपल सी एनर्जी कंपनी थी, गैस और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती थी। लेकिन केन ले का विजन अलग था। उसने जेफरी स्किलिंग को हायर किया, एक मैकिन्जी कंसल्टेंट जिसका आइडिया था एनरॉन को सिर्फ एनर्जी कंपनी नहीं बल्कि एनर्जी ट्रेडिंग कंपनी बनाओ। मतलब असली गैस या इलेक्ट्रिसिटी बेचने के बजाय एनरॉन अब कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड करेगा। जैसे स्टॉक मार्केट में लोग शेयर्स ट्रेड करते हैं, वैसे ही एनरॉन एनर्जी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड करने लगा। ये आइडिया काम कर गया। 1990s के एंड तक एनरॉन का रेवेन्यू एक्सप्लोड हो गया। कंपनी $100 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू रिपोर्ट करने लगी, उस वक्त की सबसे सक्सेसफुल कंपनियों में से एक। स्टॉक प्राइस स्काई हाई थी। बिजनेस स्कूल्स के स्टडी पढ़ा रहे थे हाउ एनरॉन इनोवेटेड, एम्प्लॉइज को अनलिमिटेड स्टॉक ऑप्शंस मिलते थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन इसके पीछे एक सीक्रेट था। एनरॉन का असली बिजनेस उतना प्रॉफिटेबल नहीं था जितना दिखाया जा रहा था। कंपनी ने एक अकाउंटिंग ट्रिक यूज की जिसे कहते हैं मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग। सिंपल भाषा में, अगर एनरॉन ने कोई 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट का पूरा फ्यूचर प्रॉफिट आज ही अपनी बैलेंस शीट में दिखा देती थी, चाहे वो प्रॉफिट अभी तक एक्चुअली मिला ही ना हो। इससे एनरॉन के नंबर्स हमेशा अच्छे दिखते थे, चाहे रियलिटी कुछ और हो। लेकिन जब एक्चुअल लॉसेज होने लगे तो उन्हें छुपाने के लिए CFO एंड्रयू फास्टो ने एक और ट्रिक निकाली। हंड्रेड्स ऑफ शेल कंपनीज, फेक सब्सिडियरी कंपनियां बनाई गईं। इन कंपनियों में एनरॉन अपना डेट और लॉसेज ट्रांसफर कर देता था ताकि वो कंपनी की ऑफिशियल बैलेंस शीट पे ना दिखे। इन शेल कंपनियों के नाम थे LJM1, LJM2, जेफको, और ये सब सिर्फ एक काम के लिए बनी थी, सच को छुपाने के लिए। ऑडिटर्स आर्थर एंडरसन, जो उस वक्त दुनिया की टॉप 5 अकाउंटिंग फर्म्स में से एक थी, उन्होंने भी इन ट्रिक्स को अप्रूव कर दिया। क्योंकि एनरॉन उनका सबसे बड़ा क्लाइंट था और आर्थर एंडरसन कंसल्टिंग फीस में भी पैसा कमा रही थी। 2001 की शुरुआत में कुछ लोग सवाल उठाने लगे। फॉर्च्यून मैगजीन की जर्नलिस्ट बेथनी मैकलिन ने एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था इज एनरॉन ओवरप्राइस्ड। उसने सिंपल सा सवाल पूछा, अगर एनरॉन इतनी सक्सेसफुल है तो कोई ये क्लियरली एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहा कि कंपनी असल में पैसा कैसे कमा रही है। ये सवाल छोटा था लेकिन इसने पूरी बिल्डिंग हिला दी। अगस्त 2001 में एनरॉन के CEO जेफरी स्किलिंग ने अचानक रिजाइन कर दिया, कोई क्लियर रीजन दिए बिना। सिर्फ 6 महीने पहले ही वो CEO बने थे। इसके बाद एक एनरॉन एग्जीक्यूटिव शेरॉन वॉटकिंस ने केन ले को एक अनोनिमस लेटर लिखा जिसमें उसने वार्निंग दी, मुझे डर है कि हम अकाउंटिंग स्कैंडल्स के एक सीरीज में फंस जाएंगे। ये लेटर बाद में पब्लिक हो गया और दुनिया को पता चला कुछ बहुत गलत हो रहा है। अक्टूबर 2001 में एनरॉन ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि उन्हें $618 मिलियन का लॉस हुआ है और शेयर होल्डर्स की इक्विटी में $1.2 बिलियन की कमी है, शेल कंपनीज के थ्रू छुपाए गए डेट की वजह से। इन्वेस्टर्स में पैनिक फैल गया। स्टॉक प्राइस जो कभी $90 थी, वो गिरकर $1 से भी नीचे आ गई, सिर्फ कुछ हफ्तों में। 2 दिसंबर 2001 को एनरॉन ने बैंकरप्सी फाइल कर दी, उस वक्त तक यून्स हिस्ट्री की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट बैंकरप्सी। इसका सबसे दुखद हिस्सा, एनरॉन के 20,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज अपनी जॉब खो बैठे और उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स, जो कंपनी स्टॉक में इन्वेस्टेड थी, वो रातों रात जीरो हो गई। दूसरी तरफ कुछ टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने कोलैप्स से पहले ही अपने शेयर्स बेच दिए थे और करोड़ों कमा लिए, जबकि नॉर्मल एम्प्लॉइज सब कुछ खो बैठे। जेफरी स्किलिंग को फ्रॉड और इनसाइडर ट्रेडिंग के चार्जेस में 24 साल की जेल हुई, बाद में कम करके 14 साल की गई।
सीएफओ एंड्रयू फास्टो ने गिल्टी प्ली दी और 6 साल जेल में बिताए। केन ले को भी गिल्टी पाया गया, लेकिन ट्रायल के कुछ हफ्तों बाद ही उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। केस ऑफिशियली डिसमिस हो गया। आर्थर एंडरसन, जो कभी दुनिया की टॉप अकाउंटिंग फर्म्स में थी, एनरॉन स्कैंडल में इन्वॉल्वमेंट की वजह से पूरी तरह बंद हो गई। एक 85 साल पुरानी फर्म खत्म। और इस पूरे स्कैंडल के रिजल्ट में यूएस गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया, सर्बेन्स-ऑक्सली एक्ट 2002, जिसने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रूल्स हमेशा के लिए सख्त कर दिए। आज भी ये लॉ यूएस कंपनियों पे लागू होता है। एनरॉन की कहानी सिर्फ एक कंपनी के फ्रॉड की कहानी नहीं है। ये एक वार्निंग है, जब ग्रीड, फेक नंबर्स और सब कुछ चलेगा की मेंटलिटी मिल जाती है, तो सिर्फ कंपनी नहीं डूबती, हजारों लोगों की जिंदगी भर की सेविंग्स डूब जाती है। अगली बार जब कोई कंपनी गारंटीड हाई रिटर्न्स या अनबिलीवेबल ग्रोथ का दावा करे, थोड़ा रुको और पूछो, ये पैसा असल में कहां से रहा है।